अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज से हम ENG 503 की फ़ाइनल टर्म सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि लेसन 21 से स्टार्ट हो रहा है। लेसन 21 में हमने असल में प्रैग्मेटिक्स की स्टडी पढ़नी है। मज़ीद उसके कुछ टाइप्स हैं, उसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं और उसी के बारे में सारी डिस्कशन है। काफ़ी ईजी लेसन है। इस लेसन में हम पहले 3 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड देन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी का पार्ट 2 होगी, उसमें हम बाकी 3 टॉपिक्स जो रह जाएंगे वो कवर करेंगे। डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा डिटेल में बताऊं आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा कि इस वाली वीडियो में मैं पहले 3 टॉपिक्स कवर कर लूं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हमें मिल सके। टॉपिक 110 देखिए, जिसमें बताया गया कि प्रैग्मेटिक्स होता क्या है। मैंने आप लोगों को पिछले जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रैग्मेटिक्स असल में हम किस तरह से लैंग्वेज को आगे फर्दर यूज़ करते हैं, ये उसकी स्टडी का नाम है। ठीक है, अब अगर हम डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट देखें तो इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्पीकर कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जो वो बात कह रहा है उसका मतलब समझना प्रैग्मेटिक्स की स्टडी में आता है। ठीक है, आप लोगों को मैं एग्जांपल से बताती हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंट, हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कोई बात कहें, ठीक है, जो कि इन वर्ड्स में ना कही जाए, बट जो हमारा लिसनर है, जो हमें सुन रहा है, वो खुद समझ जाए मतलब। ठीक है, उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। अब भी अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो मैं आप लोगों को ना इसका कंपैरिजन करके बताती हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंट, हम सेमेंटिक का हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब था कि मीनिंग की स्टडी किस तरह से कि एक वर्ड है एप्पल, जिसका मतलब है सेब। ठीक है, जिस तरह हमने डिक्शनरी में वर्ड देखा है उसका मीनिंग देखा है। इट मीन्स कि जो हमारे पास सिंपल आप कह सकते हैं कि वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसको हम सेमेंटिक की स्टडी में ले आते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैग्मेटिक की स्टडी जो होती है उसके मीनिंग जो होते हैं वो एक तरह से मुख्फी होते हैं, खुफिया होते हैं, उनको हमें समझना होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिक्स जो होती है लाइक अ हिडन मीनिंग। ठीक है, यानी कि खुफिया मीनिंग, जो स्पीकर बात कन्वे करना चाह रहा है उस मायने को समझना जो है वो प्रैग्मेटिक्स में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि ये शेर बहादुर है। ठीक है, तो इट डजंट मीन कि हम कह रहे हैं कि ये शेर है, इसका मतलब हमें समझ आ जाता है कि अच्छा जी, शेर की तरह इसके अंदर बहादुरी है। ठीक है, तो ये वैसे मैंने आप लोगों को सिंपल से एग्जाम्पल दे दिया। आगे हम फर्दर इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या है। द स्टडी ऑफ वर्ड स्पीकर्स मीन और स्पीकर मीनिंग इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो वही बात आ गई है कि स्पीकर के कहने का क्या मतलब है, वो किस तरह से बात कन्वे करना चाह रहा है। ठीक है, उसको समझ जाना प्रैग्मेटिक्स की स्टडी होती है। ठीक है, उसके बाद यूले के अकॉर्डिंग 2010 में उसने जो डेफिनेशन पेश की थी उसका कहना था कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग, यानी कि हिडन मीनिंग जिस तरह से होते हैं वो। ठीक है, और हाउ वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज मेंट इवन व्हाट इट इज़ेंट एक्चुअली सेड और रिटन, कि जो नहीं कहा होता या नहीं लिखा होता उसको समझ जाना, खुद से सपोज कर लेना। ठीक है, और वो सपोजिशन जो होती है या वो जो सपोज किया होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, राइट होता है, फैक्ट होता है, उसको हम प्रैग्मेटिक्स के मतलब में ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें बताया कि दिस इंक्लूड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द की नॉलेज होती है उसमें बैकग्राउंड नॉलेज ऐड करना, उसमें भी जो है प्रैग्मेटिक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, मज़ीद उन्होंने इसके बारे में बताया कि प्रैग्मेटिक्स जो है वो वेरी करता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, हर कल्चर में एक तरह से इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, अब उन्होंने इसकी 2 कैटेगरीज बताई हैं। कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैग्मेटिक्स की बात की गई कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ अंडरस्टूड, कि क्या जो है वो कहा गया है और क्या समझा गया है, इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस बेसिस पर उन्होंने आगे से 2 टाइप्स दी हैं, जिनमें हमारे पास फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है और दूसरा लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। 1 बाय 1 इसकी भी स्टडी करते हैं, और जो मैंने ऊपर आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जस्ट वही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट हम आगे पढ़ते जाएंगे, हमारा लेसन कवर होता जाए। अब यहाँ पर बताया गया फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ये आगे मज़ीद जो है वो प्रैग्मेटिक्स की 2 कैटेगरीज बताई हैं। फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए अगर, तो लफ्ज़ किस लोकेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, किस टाइमिंग में, वो किस अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब कुछ जो है वो हम फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हुई है, कहाँ हुई है, किसके साथ हुई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं फ़िज़िकली जो होती हैं वो हमारे पास फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट में लाई करती हैं। अब इधर उन्होंने मज़ीद बताया कि द सोशल कॉन्टेक्स्ट असल में हम एक तरह से सियाको सबाक वाला भी ले लेते हैं, और दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारे पास एनवायरमेंटल सेटिंग भी होती है, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है वो भी होता है। तो अब यहाँ यही बताया गया कि द मेंटल वर्ल्ड एंड द रोल ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन। ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, तो रोल ऑफ पीपल आएगा इसमें। देन अगेन बताया गया कि द सोशल
पॉलिटिकल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो कि इंटरेक्शन से रेलिवेंट करती हैं। तो मज़ीद उसी के बारे में उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब हम स्कूल के पास से गुज़रते हैं तो वहाँ पर अगर कोई बोर्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ से आहिस्ता गाड़ी चलाएं क्योंकि यहाँ से प्यूपल्स गुजरेंगे, ठीक है। तो प्यूपल्स का अगर वर्ड आएगा तो हमें समझ आ जाएगी कि इट मीन्स कि स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ देखा है कि पास स्कूल है तो इट मीन्स स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो एक तरह से फ़िज़िकली चीज़ों का जायज़ा लेना फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में पहले तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं प्रायर या आफ्टर नॉलेज, ठीक है, जो कि मीनिंग को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। किस तरह से हेल्प करती है मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताती हूँ कि प्यूपिल है उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी तरह एक प्यूपिल जो है उसका मतलब होता है जो कि आइज़ के साथ लिंक करता है, ठीक है। अब अगर हमने कहीं पर प्यूपल लिखना है तो उससे पहले हमें उससे रेलेवेंट कोई नॉलेज डालनी होगी। किस तरह से? लाइक फॉर इंस्टेंट अगर मैं आंख के प्यूपल की बात कर रही हूँ तो मैं इससे पहले लिख सकती हूँ कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आई देन, तो इसका मतलब है कि हमें समझ आ गई कि इट मीन्स कि ये आंख के प्यूपल की बात की जा रही है। और अगर मैं लिखूँ कि स्कूल से कुछ बताऊँ तो उसके आगे मैं प्यूपल लिखूँगी तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। तो प्रायर या आफ्टर नॉलेज जो होती है या जो पहले और आखिर में बताई जाती नॉलेज उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, जो कि मीनिंग को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि को टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट में कि व्हाट पीपल नो अबाउट व्हाट दे हैव बीन सेइंग, क्या वो जानते हैं, क्या वो कह रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो इसमें आता है। इसको हम को टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें मज़ीद बताया कि द को टेक्स्ट ऑफ अ वर्ड इज़ अ सेट ऑफ अदर वर्ड्स यूज इन द सेम फ्रेज और सेंटेंस, कि वही बात होती है कि अदर वर्ड्स जो होते हैं वो उसी फ्रेज और सेंटेंस में यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हमारा ओवरऑल पूरा टॉपिक था व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स। मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता दिया है। किसी चीज़ की डेफिनेशन चाहिए होगी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को ईजी डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हम अपना टॉपिक 111 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने डिक्सिस और रेफरेंस के बारे में पढ़ना है। डिक्सिस और रेफरेंस आ जाता है, उसमें हम पहले डिक्सिस पढ़ लेते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है कि पॉइंटेड थ्रू लैंग्वेज, ठीक है। पॉइंटिंग थ्रू लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज में किसी की तरफ इशारा करना, ठीक है। किस तरह से इशारा करना अब हम एग्जांपल से देखते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंट अगर मैं बात कर रही हूँ अली के बारे में, ठीक है, तो मैं अली की जगह उसका प्रोनाउन यूज़ करती हूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ही मैंने उसकी तरफ इशारा किया है तो ये हमारे पास डिक्सिस होता है, ठीक है, यानी कि पॉइंटेड विया लैंग्वेज या पॉइंटेड थ्रू लैंग्वेज। अब उन्होंने मज़ीद बताया कि इट इज़ आल्सो नोन एज द इंडेक्सिकलिटी ऑफ द लैंग्वेज और इंडेक्सिकल्स एज दे ऑपरेट एज इन इंडेक्सेस, यानी कि इंडेक्सेस के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में और ये हमें मीनिंग दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर, देयर, दिस, दैट, नाउ, देन, प्रोनाउन, ये सारे जो होते हैं वो हमारे पास डिक्सिस कहलाते हैं, जिसमें हमने किसी को बात बतानी है तो हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बात बताते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिक्सिस कहते हैं। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात की जा रही है जैसे कि दिस डॉग, दैट वूमेन, दीज टेबल्स, दोज हेलीकॉप्टर्स, तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास डिक्सिस में आते हैं। इसी तरह मजीद उन्होंने वर्ब्स भी बताए हैं जो डिक्टेड ही कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास कम एंड गो आ जाता है, ठीक है। ये सब मैंने हाईलाइट किया, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है और उसको याद करना है, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आएगा। अब हमारे पास इसके कुछ काइंड्स आ जाते हैं जिसमें पर्सन डिक्सिस है, यानी कि पर्सन को मुखातिब करने के लिए कुछ प्रोनाउंस यूज़ करना है जैसे कि ही, शी, इट, दे वगैरह, वो सारे पर्सन डिक्सिस में आ जाएंगे। उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, आप लोगों ने वो एग्जांपल्स याद करनी है। उसके बाद स्पैटियल डिक्सिस जो है, स्पैटियल डिक्सिस में हम किसी लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, किसी प्लेस की बात करते हैं, उसको हम स्पैटियल डिक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन में बताया है कि आर यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेटिव लोकेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एग्जांपल में बताया है कि हेयर, देयर, नियर, दैट, ये सब कुछ हमारे पास स्पैटियल डिक्सिस में लगता है और इसको हम प्लेस डिक्सिस भी कहते हैं। उसके बाद टेम्परल डिक्सिस जो होता है असल में टाइम डिक्सिस की बात होती है, ठीक है, जिसमें हम टाइम की बात करते हैं, सम टाइम हम पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास टेम्परल डिक्सिस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब रेफरेंस वर्ड, अगर तो रेफरेंस की बात की जाए तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी हम बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा किस रेफरेंस से तुम ये बात कर रहे हो, किसने ये बात कही, कब कही, वो सारे रेफरेंस हम मांगते हैं ना उनसे, तो वहीं से जो है वो रेफरेंस वर्ड निकला है। तो यहाँ पर बताया गया कि एन एक्ट बाय विच अ स्पीकर और राइटर यूजेस लैंग्वेज टू एनेबल अ लिसनर और रीडर टू आइडेंटिफाई समथिंग,
अब रेफरेंस जो होता है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन से बताती हूँ कि उन्होंने बताया कि जो स्पीकर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो लैंग्वेज को यूज़ करता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। किस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए? फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को पहले भी एग्जांपल दिया कि अली इज़ अ बॉय, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ही जो है वो प्रोनाउन है जो कि अली को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, या फिर अली का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास एग्जांपल है रेफरेंस की। अब उन्होंने यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस यूज़ किए हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव्स यूज़ किए हैं और बताया है कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं और ये रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। अब उसके कुछ हमारे पास मेजर फॉर्म्स आ जाती हैं जिनमें हमारे पास एंडोफोरिक रेफरेंस आ जाता है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जिसमें इंटरप्रेटिव सोर्स जो होता है ना वो लाया करता है कोटेक्स्ट में, ठीक है। यानी कि इसमें जो जिसकी बात कर रहे हैं और जिसका रेफरेंस दे रहे हैं वो दोनों लाए करते हैं हमारे सेंटेंस में। किस तरह से लाए करते हैं उसकी मज़ीद दो आगे टाइप्स हैं, एक एनाफोरिक रेफरेंस है और एक कैटाफोरिक रेफरेंस है। एनाफोरिक का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास हमारा नाउन जो होता है वो पहले आ जाए, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं वो पहले आए, और जो आगे उसका रेफरेंस है यानी कि जो उसका प्रोनाउन है वो बाद में आए, ठीक है, उसको हम एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे पहले हम कैटाफोरिक रेफरेंस देख लेते हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोनाउन होता है यानी कि जिस रेफरेंस की हम बात कर रहे थे ना वो पहले आए और जो नाउन है जिसकी बात हो रही है वो बाद में आए। एग्जाम्पल भी देखते हैं, उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एनाफोरिक रेफरेंस की। वेयर द रेफरेंट लाए इन द प्रायर टेक्स्ट, प्रायर यानी कि बिगिनिंग में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, ठीक है। ईजी एग्जाम्पल में बताया गया कि रिस्पेक्ट अ मैन, ही विल डू द मोर। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि मैन की बात की जा रही है जो कि हमारे पास हमारा नाउन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ही विल डू द मोर, ही है तो वो हमारे पास प्रोनाउन है जो कि हमारे पास रेफरेंस बता रहा है, ठीक है, वो हमारे पास बाद में आ रहा है, इसको हम एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद अगर कैटाफोरिक रेफरेंस में बताया गया है उन्होंने, अगर कैटाफोरिक रेफरेंस की बात करें तो उनमें उन्होंने बताया कि वेयर द रेफरेंट लाई इन द टेक्स्ट टू कम, ठीक है, यानी कि वो बाद में आ रहा है। किस तरह से? व्हेन आई मीट हर, जब मैं उससे मिला, हर मैरी लुक्ड इल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर जो है वो पहले आया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेफरेंस की बात की जा रही है वो पहले आया, और जो हमारे पास नाउन है यानी कि मैरी वो हमारे पास बाद में आया है। इसी तरह अब हमारे पास एक्सोफोरिक रेफरेंस आ जाता है जिसमें क्या होता है कि जिसकी बात की जा रही है वो लाए ही नहीं करता, यानी कि वो ना तो पहले आ रहा है ना ही बाद में आ रहा है, लेकिन जो हमारे लिसनर है जो हमें सुन रहे हैं जिससे हम बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली समझ जाए। किस तरह से समझ जाए? एग्जाम्पल देखें, मैंने अपने फ्रेंड को कह दिया है कि आई लाइक हर, ठीक है, अब मैंने उसको हर कहा है, अब आपको नहीं पता कि हर, अब जो मेरी फ्रेंड है उसको पता है कि हर कौन है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम एक्सोफोरिक रेफरेंस कहते हैं, यानी कि जो आउटसाइड है सेंटेंस के, जो लाए ही नहीं करता सेंटेंस में, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इस वाले टॉपिक की भी समझ आ गई होगी, काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन चाहिए होगी, यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक 112 आ जाता है जिसमें हमने प्री सपोजिशन और इंटेलमेंट की स्टडी करनी है। ये भी काफ़ी ईजी टॉपिक है। अब प्री सपोजिशन आ जाता है, तो प्री कहते हैं पहले से और सपोजिशन यानी कि सपोज कर लेना। अब यहाँ से आप लोगों को डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि प्री सपोजिशन इज़ समथिंग द स्पीकर अज्यूम, द स्पीकर अज्यूम्स, यानी कि प्रीसपोजिशन होता है कि जो स्पीकर होता है या जो सुनने वाला होता है वो खुद से कुछ अज्यूम कर ले, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, यहाँ उन्होंने बताया है, अब ये भी उन्होंने बताया कि स्पीकर नॉट सेंटेंस है प्रीसपोजिशन, सेंटेंस उन्होंने सिंपल कहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर जो है वो सपोज करेगा। किस तरह से? लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पर लिखा है कि मैरीज डॉग इज़ क्यूट, ठीक है, तो इट मीन्स कि मैरी जो है उसके पास एक डॉग है, ये हमने सपोज कर लिया और ये बिल्कुल ठीक है। तो प्री सपोजिशन जो होता है जिसमें खुद से अज्यूम कर लिया जाता है वो फैक्ट होता है, वो रियलिटी होती है, वो गलत नहीं होती जो हम सपोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले बंदे ने कुछ कहा है तो हमने उसके कहने पर अज्यूम किया है ना, और जो अज्यूम किया वो बिल्कुल ठीक होता है। अब इसकी आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं। उनमें उन्होंने एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन की बात, एग्जिस्टेंशियल नाम से पता चल रहा है कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है हम वो सपोज करते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल फैक्ट होता है, वो बिल्कुल ट्रू होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है कि इट इज़ द अजम्पशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज नेम्ड कमिटेड बाय द स्पीकर, ठीक है। अब एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि योर कार
अब योर कार का क्या मतलब होगा, हमने सपोज किया है कि इट मीन्स यू हैव अ कार, कि तुम्हारे पास कार है, और हमने बिल्कुल ठीक सपोज किया है कि उसके पास कार है। इसी तरह उन्होंने बताया कि द प्रिंस ऑफ हैदराबाद, अब हैदराबाद है, उसका कोई प्रिंस भी है, तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चल गया कि अच्छा जी हैदराबाद का प्रिंस है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उसमें हमारे पास फैक्टिव प्रीसपोजिशन आ जाती है, जिसमें हम किसी फैक्ट की बात करते हैं, किसी हकीकत की बात करते हैं जो बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। अब लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पर बताया गया कि द अजम्पशन दैट समथिंग इज़ ट्रू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम वर्ब, ठीक है, वर्ब की वजह से कोई बात सही होना, ठीक है, कोई बात ट्रू होना। अब वो वर्ब कौन से हो सकते हैं, नाउ, रियलाइज, रिग्रेट, ओड, ग्लैड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास वर्ब बताती हैं कि कोई चीज़ जो है वो फैक्ट है। अब एग्जांपल मैंने यहाँ हाईलाइट किया कि शी डिडंट रियलाइज ही वाज इल, उसने रियलाइज़ नहीं किया था, क्या रियलाइज़ नहीं किया था, कि वो बीमार था, वो बीमार था, ये एक फैक्ट है। और उसने क्या किया था, उसने रियलाइज़ ही नहीं किया था, और रियलाइज़ वर्ब बता रहा है कि ये फैक्ट है, ठीक है। अब लेक्सिकल प्रीसपोजिशन में, लेक्सिकल हम कहते हैं वोकेबलरी आइटम्स को, जो वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं उनको हम लेक्सिकल कहते हैं, ठीक है। तो अब लेक्सिकल प्रीसपोजिशन का क्या मतलब है कि वोकेबलरी आइटम से सपोज करना, और मोस्टली जो हम सपोज करते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास असर्टेड मीनिंग होता है, ठीक है, वो हमें नॉन असर्टेड मीनिंग का बताता है, ठीक है। किस तरह से बताता है वो हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि ही मैनेज्ड टू डू समथिंग। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है कि ही मैनेज्ड, वो मैनेज कर चुका है, ठीक है, क्या कर चुका है, टू डू समथिंग, कुछ भी करने में जो है वो उसको मैनेज कर चुका है, यानी कि वो कामयाब हो चुका है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव यूज़ करते हैं कि मैनेज नहीं किया, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो नाकाम हो गया, और हमने सपोज कर लिया कि अच्छा जी वो फेल हो गया है। लेकिन यहाँ लिखा है कि ही मैनेज्ड, वो कामयाब हो गया। अब उसने क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन हमें पता चल गया कि वो सक्सीड हो गया है, ठीक है। तो लेक्सिकल यानी कि वर्ड से। इसी तरह एंड्रयू स्टॉप्ड रनिंग, ठीक है, तो उसने स्टॉप्ड कर दिया, यानी कि अब वो रुक गया है, तो इट मीन्स कि वो पहले दौड़ रहा था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन आ जाए। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसके किसी पार्ट से जो है वो ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं और बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है, जो हमने अज्यूम किया होता है। अगर फिर भी आप लोगों को इसका मतलब ना पता चले तो आप लोग अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इसको हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। जो WH क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए उसको हम स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि When did she travel to the USA, ठीक है, यानी कि कब उसने जो है वो USA के लिए ट्रैवल किया था। इट मीन्स कि she traveled, वो ट्रैवल्ड कर चुकी है, उसने ट्रैवल कर लिया है। तो ये हमें बता रहा है स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन आता है, जिसमें फैक्ट ना हो, कोई हकीकत ना हो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो वर्ब यूज़ किया जाता है जैसे कि ड्रीम, इमेजिन एंड प्रिटेंड। अब एग्जांपल से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आई ड्रीम्ड दैट आई वाज रिच, मैंने ख्वाब देखा कि मैं अमीर था, तो इट मीन्स आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ, मैंने ये सपोज कर लिया है और इट मीन्स कि ये ट्रू है। उसके बाद हमारे पास काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन आ जाती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट टाइप है हमारे पास। अब काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन में क्या होता है कि जो हम सपोज करते हैं या प्री सपोज करते हैं वो एक तो ट्रू नहीं होता, और दूसरा वो ट्रू के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। किस तरह से होता है, एग्जांपल देखें कि इफ़ यू वर माई डॉटर आई वुड नॉट अलाउ यू डू दिस। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें ये करने के लिए कभी भी इजाज़त ना देती, ठीक है। तो इट मीन्स कि यू आर नॉट माई डॉटर, कि तुम मेरी डॉटर नहीं हो, ये हमें पता चल गया है, तो इसको हम काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट हमारा टॉपिक आता है वो इंटेलमेंट का टॉपिक है। अब इसमें इंटेलमेंट में क्या होता है कि ये एक तरह से आप लोग दूसरी लाइन में डेफिनेशन देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेस वेयर द ट्रुथ ऑफ वन ए रिक्वायर द ट्रुथ ऑफ अदर बी, यानी कि पहला जो सेंटेंस है, ठीक है, उसका ट्रुथ जो होता है वो रिक्वायर कर रहा होता है, कहीं ना कहीं लिंक करता है दूसरे सेंटेंस के ट्रुथ से, ठीक है। अब एग्जाम्पल में बताया गया कि द प्रेजिडेंट वाज असैसिनेटेड, यानी कि उसको वो मारा गया या संसार कर दिया गया उसको, ठीक है। अब इंटेल क्या कर रहा है कि द प्रेजिडेंट इज़ डेड, ठीक है, यानी कि वो मर चुका है। तो यानी कि जो पहले सेंटेंस की हकीकत होती है वो हमें दूसरे सेंटेंस की हकीकत के साथ जोड़ रही होती है, जो कि बिल्कुल ठीक होता है, फैक्ट होता है, रियलिटी होती है, जो हमने सपोज किया होता है, ठीक है।
तो इसको हम एंटेलमेंट कहते हैं। लेसन फिर भी थोड़ा लेक्चर फिर भी लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिटेल में बताई जाएं ताकि फ़ाइनल टर्म में किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। वीडियो को लंबा देखकर जब इग्नोर ना किया। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँची, अगर आप लोग उन तक पहुँचा सकते हैं तो उन्हें भी जो है वो ये वीडियो दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।